गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू के ICS पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लगभग 50 MCQ करेंगे। ये जो MCQ हैं साइंस के हैं, जनरल साइंस के हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट PSC का रहा या फिर व्यापम ले या कोई भी SSC IBPS। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, साइंस तो आता ही है GS के अंतर्गत। जनरल साइंस, आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर के साथ में आप ऑप्शन लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड को हम आयाम कहते हैं। फ्रिक्वेंसी आवृत्ति पर। आवर्तकाल जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। स्पीड यानी कि उसकी गति पर। ध्वनि की तीव्रता इनमें से किस पर निर्भर करती है? कोई भी आवाज हमें धीमी या तेज सुनाई देती है, यहाँ हम उसकी बात करते हैं। तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा? तो देखो, आयाम क्या है वो समझ लेते हैं। आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर कोई वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है, इस ऊपर नीचे होते हुए जाएगी, लहराते हुए जाएगी, तो इस बीच वाली जो स्टैंडर्ड लाइन हमने एक मानक इमेजिनरी लाइन खींची है, इससे ये कितना ऊपर जाती है या कितना नीचे जाती है। ऊपर जाने वाले स्थान को हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को एक जैसे सुरंग बोलते हैं, और एक क्रस्ट करके ऐसे करके रहता। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो आयाम, ये जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी लाउडनेस बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप छोटी सी कोई घंटी बजाते हैं, तो छोटी सी घंटी बजाने पर क्या होता है? छोटी आवाज आती है। और बड़ा सा घंटा बजाते हैं तो तेज आवाज आती है। तो उसका कारण है ये होने वाले आयाम, ये कितने ज्यादा हो जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा या कम होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर जो है इस ऑप्शन का ए हो जाएगा। ना तो फ्रिक्वेंसी होगा, ना टाइम पीरियड होगा, ना स्पीड होगा। फ्रिक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। आवर्तकाल जो है कि ये पूरा का पूरा करने में, एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ और कोई भी आंसर जो है वो फिट नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है कि ध्वनि की तीव्रता कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन चार में से क्या ऐसा करें कि जो लाउडनेस है वो कम हो जाए? पहला है डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी कि जो आवृत्ति, जो कंपन है, आवृत्ति उसकी कम कर देना चाहिए। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर आवृत्ति में वृद्धि ना, ये जो हिंदी लिखा है इसको आप कम ही पढ़ें। डिक्रीज का मतलब है कमी करना, और यहाँ पर है वृद्धि करना। डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि आयाम जो है उसको कम कर दें। और इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तीव्रता को कम करना है। इससे पहला जो ऑप्शन था, क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि साउंड की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड आया था, आयाम पर निर्भर करती है। और जब हम तीव्रता से रिलेटेड ही कर रहे हैं, लाउडनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ हमें कमी करना है। इसका मतलब है आयाम को छेड़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ पर दो जो ऑप्शन है, पहले और दूसरे, इनको तो एलिमिनेट कर देंगे। अब सी और डी में देखेंगे कि कमी की जा रही है, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें डिक्रीज द एम्पलीट्यूड लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू। इन चार में से 1 हर्ट्ज को हम किसके इक्वल मानेंगे ना? 1 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी को मापने की जो यूनिट होती है। तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि 1 वाइब्रेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में होने वाला एक कंपन, या 6 वाइब्रेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट, या 60 वाइब्रेशन, या 600 वाइब्रेशन। तो स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर 60 वाइब्रेशन पर मिनट को यहाँ 1 हर्ट्ज कह सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 4, पिच ऑफ अल्ट्रासाउंड। पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगें होती हैं, तो उसका तारत्व कितना होता है? पिच को हिंदी में तारत्व कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, नन ऑफ दीज। पिच साउंड का वह क्वालिटी, वह गुण है जिसके कारण कोई आवाज हमें
धीमी सुनाई देती है या फिर तेज? नहीं, ऐसा नहीं। पिच का मतलब रहता है कि उस आवाज का धीमा या तेज नहीं, आवाज का पतला या हैवी भारी हो जाना। जैसे फीमेल वॉइस की बात करेंगे तो फीमेल वॉइस जो है उसकी पिच हाई होती है, सुरीली आवाज हो जाती है। और यदि हम मेल वॉइस की बात करेंगे तो उसकी पिच जो है लो रहती है, भारी आवाज रहती है। तो यहाँ पर हम पिच पूछ रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड जो वेव रहती है उनका तारत्व कितना रहता है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए तारत्व जो रहेगा वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5। सबसे तीव्र गति से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी ऊष्मा के एक स्थान से वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन, और चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है इंसुलेशन कह लो या निर्वात कह लो। चालन कंडक्शन जो है ये सॉलिड में होता है, ऐसा मैटर जो कि ठोस रूप में है। स्पेसिफिकली अगर हम मेटल की बात करें, धातुओं की बात करें, यानी कि कोई एक आयरन रॉड ले लेते हैं, लोहे की रॉड ले ली। अब आयरन रॉड के जो पार्टिकल हैं, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, वो ऐसे पैक्ड हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकते, क्योंकि इसीलिए तो वो सॉलिड है। पानी जो है लिक्विड है, तो उसके पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। अब इस हिस्से को, इस सिरे को, इस टर्मिनल को यदि आप गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होगा, इसके किनारे पर जो आयरन रॉड लोहे के पार्टिकल हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हीट को अवशोषित करके अपने पास वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देंगे, वो अपने पास वाले को दे देगा। ऐसे होते होते लास्ट किनारे तक ऊष्मा जो है ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रोसेस में हीट का जो ट्रांसफर हुआ, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। यानी अपने पास वाले को इसने भेज दी, वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर नहीं गया। ठीक है। अब संवहन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, यहाँ वेव्स चलती हैं। जैसे ये लिक्विड और गैसियस फेज की बात है, यानी कोई पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है या गैस अवस्था में, वहां पर ऊष्मा का ट्रांसफर जो है कन्वेक्शन से होता है। और रेडिएशन, इसमें कोई भी यहाँ ट्रांसफर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे तीव्र गति से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कन्वेक्शन और कंडक्शन इससे कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है। और जब इंसुलेशन की बात की जाती है तो यहाँ निर्वात न बोल करके इंसुलेशन का मतलब है रुद्धोष्म व्यवस्था, यानी कि ऊष्मा के ट्रांसफर को रोक देना। ना कंडक्शन से हो, ना कन्वेक्शन से हो, ना रेडिएशन से हो, उसे हम इंसुलेशन बोलते हैं। जैसे कोई गर्म चीज है, उसकी हीट ना पहुंचे इसलिए उसके ऊपर ऐसा पदार्थ लगा देते हैं जो इंसुलेटेड होता है ना। तो ये जो है वो रोकने वाला प्रॉपर्टी है, ना कि ट्रांसफर होने वाला। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 6। द फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ मेटल रॉड। कोई धातु की छड़ी है या रॉड है, तो उसमें जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है, ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है, वो किसके समानुपाती होता है? टाइम ऑफ हीट फ्लो, यानी उसमें कितनी देर आप ऊष्मा प्रवाहित करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, के तापमान में कितना अंतर है। और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो किसी धातु में ऊष्मा स्थानांतरण के समानुपाती होती है। फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू। ऐसा समझ लो, एक ये रॉड है किसी मेटल की, इतनी इसकी मोटाई है। ओके, इतनी मोटाई, इतनी थिकनेस वाली एक रॉड ले रखी है। अब इस रॉड को यदि आप गर्म करते हैं एक किनारे से, तो ऊष्मा जो है दूसरे किनारे पर जाएगी। अब पहली बात आती है कि गर्म कितनी देर करते हो। आपने 5 सेकंड गर्म की, दूसरी तरफ 5 मिनट गर्म की, फिर 5 घंटे गर्म की। यानी जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ऊष्मा ज़्यादा ट्रांसफर होगी। जितनी ज़्यादा देर आप गर्म करोगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होने वाली जो हीट है उसके। एक बात ये सही हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ टाइम ये फिट है।
दूसरी बात हम करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको छोड़ के पहले सी पर आ जाते हैं। सी में लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अब आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हो, मान के चलो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये जो आयरन रॉड थी ये पहले 0 डिग्री थी, फिर आप हीट देते गए, मान लो ये 30 डिग्री हो गई, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी तापमान में कितना अंतर है, वह सोर्स जहाँ से आप हीट दे रहे हो और जिसमें दे रहे हो। अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, इसका कम है, जितना मैक्सिमम डिफरेंस होगा इसका मतलब है टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा तो हीट इतनी ज़्यादा ट्रांसफर भी होगी। तो ये सी वाला भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला फैक्टर है। ओके आदर्श, राम राम। और फिर आते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बला है, क्या मुसीबत है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है अगर जो रॉड ली थी उसका यूनिट इतना एरिया, ये कितना ज़्यादा है, ये जितना ज़्यादा एरिया हीट के कांटेक्ट में आएगा उतनी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, ये एरिया जितना छोटा होगा उतनी हीट कम ट्रांसफ़र होगी। तो ये तीनों ही जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सी का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन। खाना पकाने वाले बर्तन की तली को काले रंग से लेप किया जाता है, या ऐसा कह लो कि वो काले रंग का परत होती है, तो ऐसा क्यों? काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। काला रंग अधिक ऊष्मा परावर्तित कर देता है, यानी ऊष्मा का रिफ्लेक्टर है। काली सतह आसानी से साफ हो जाती है। नन ऑफ द नन ऑफ दीज। कुकिंग पॉट इज कोटेड ब्लैक। तो आसानी से साफ हो जाती है, ये तो कहीं से लेकर इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं बनता है कि इसलिए बर्तन जो है खाना पकाने के काले होते हैं। इवन बर्तन तो चमकते हुए रहते हैं, खाना पकाते हैं तो और ज्यादा काले हो जाते हैं। ये तो कहीं से कहीं फिट नहीं होता। तो जब ये फिट नहीं होता है तो इसको हटा दो सबसे पहले अपनी लिस्ट में से, उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर। अब काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ये हम सब जानते हैं, इसीलिए सर्दियों में या जाड़े के मौसम में या बहुत ज़्यादा जहाँ पर सर्दी ठंड होती है वहाँ पर लोग वाइट कलर के कपड़ों के स्थान पर कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? डार्क या ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि वह गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेगा। कोई बर्तन है उसकी सरफेस काली है, उसको आप गर्म करते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो खाना जल्दी पकेगा। इसी कारण से आपने देखा होगा कि भैंस भैंसें जो रहती हैं गर्मियों में वो कीचड़ में, पानी में बहुत देर तक उन्हें रहना पसंद है। ठीक है, क्योंकि गर्मी उनकी हीट, उनकी स्किन का रंग काला है तो ज़्यादा उन्हें गर्मी लगती है ना। तो ए ही इसमें मात्र सही है, बी वाला गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है। 7 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब कोई भी ठोस द्रव में बदलता है, कोई भी मैटर ले लेते हैं और वह मैटर क्या होता है, ठोस अवस्था से लिक्विड फेज में चेंज होता है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। तब क्या चेंज आते हैं, इन चार में से हमें पहचानना है। पहला, रिलीजेस हीट रिमेनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। फिर दूसरा है स्थिर ताप पर ऊष्मा अवशोषित करता है। तीसरा है कि रिलीजेस हीट एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापमान में कमी होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। एब्जॉर्ब द हीट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहाँ पर है कि ताप बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ जाती है। क्या राइट आंसर होगा, बता सकते हैं आप? देखो, सॉलिड से चेंज किस में हो रहा है, लिक्विड में। आप ऐसा समझ लो कि आइस है, बर्फ है, सॉलिड फॉर्म में है, अब वह पानी में बदल रही है, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। ठीक, तब इसमें से कौन सी कंडीशन इसमें फिट होगी, ये हमें इसमें से पता। तो पहली कंडीशन अगर हम टैली करें कि यहाँ पर लिखा है कि रिलीजियस हीट रिमेनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि बर्फ जो है उसका तापमान फिक्स रखें तो वो ऊष्मा बाहर निकाल देगी, ये तो ठीक नहीं होगा ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो अपनी स्टेज को क्यों चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड में क्यों जाएगा? टेम्परेचर में तो चेंज होना पड़ेगा। ऊष्मा कब निकलती है, ऊष्मा तब निकलेगी जब एक वस्तु गर्म पर होगी और दूसरी ठंडे पर, है ना। तो ये सॉलिड से लिक्विड वाला ये ठीक नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा है स्थिर ताप पर ऊष्मा अवशोषित होती है। बर्फ क्यों मेल्ट होती है भाई?
बर्फ जैसे पहले मान के चलो जीरो से और माइनस जाते हैं, -4, -3, -2, -1, इस स्टेज में पानी बर्फ के रूप में रहता है। अब जैसे ही पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो पानी पिघलता पूरी तरीके से नहीं है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन में अभी आइस है, लेकिन उसको हम लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं। यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको ऊष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। जब फिर ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी यह एक ऐसा टेम्परेचर है कि जब बर्फ पूरी पिघल करके पानी में कन्वर्ट हो गई, बट टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ा, लेकिन हीट आप उसको जो लगातार सप्लाई कर रहे थे, तो स्थिर ताप है, बट ऊष्मा उस बर्फ के द्वारा अवशोषित की जा रही है। बी सही है। इसे हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं ना। गुप्त ऊष्मा, किसकी गुप्त ऊष्मा होगी? ये गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, मेल्टिंग की। तो बी फिट हो जाता है, सी और डी इसमें नहीं लगेंगे। नेक्स्ट अगला है, A cup of hot tea on a metal table in a room lose heat। यानी कि ये गर्म चाय का कोई कप है, उसे हम ऐसी टेबल पर रख देते हैं जो कि किसी मेटल से, धातु से बनी हुई है, तो उसमें से जो ऊष्मा निकलेगी वो कौन से तरीके से निकलेगी? चालकता के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव, सभी प्रकार से। कप ऑफ हॉट टी ऑन अ मेटल टेबल। अब कोई कप है, कप किसके बने होते हैं जिनमें हम चाय पीते हैं? ज़्यादातर मॉन चाइना, मतलब मेटल के कप में तो चाय नहीं पीते ना। जनरलाइजेशन, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो गिलास में भी पी लेते हैं और स्टील के कप भी आते हैं, नहीं, जनरली वो एक अलग लॉजिक है। मेटल के कप में, धातु के कप में हम गर्म चीज को नहीं पीते हैं, क्योंकि उससे हमारे होंठ जल जाते हैं कंडक्शन की वजह से। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि जो ये कप की बात कर रहा है वो कप मेटल का तो नहीं बना हुआ। ठीक है भाई। नीचे जो बॉटम है जहां वो रखा है वो टेबल जरूर मेटल की, और कप खुला रखा है, गर्म चाय है उसमें, कुछ देर बाद उसका तापमान कम होता जाता है, तो वो तापमान कम हुआ, इसका मतलब है उसमें से हीट बाहर निकली। किस तरीके से निकली? तो यहाँ पर कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि कप किसका बना है, मान लो कि चीनी मिट्टी या मोन चाइना जो भी है, उसके और नीचे मेटल, उसके बीच में कुछ तो कांटेक्ट होता ही है ना। यानी कि वो कब भी आप पकड़ते हो ना बाहर से, उस तो वो गर्म होता है, तो गर्म और इसकी वजह से ट्रांसफर होता है, यानी ऊष्मा यहाँ निकलती तो है, तो कंडक्शन भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। और कन्वेक्शन, हाँ, चाहे गर्म थी तो नीचे वाली लेयर पर जो ज्यादा गर्म मॉलिक्यूल थे वो उठ करके ऊपर आते जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यदि उनका टेम्पर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन के रूप में भी निकल रहा है। तो तीनों यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द व्हाइट लाइट? इनमें से, ये चार द्रव लिखे हुए हैं, कौन सफेद प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है? दूध, विनेगर, विनेगर यूज करते हैं चाइनीज आइटम में, तो करते ही, घरों में भी आपने देखा होगा। पानी, अल्कोहल। कौन सा द्रव सफेद प्रकाश को परावर्तित कर? ये जो क्वेश्चन है इसका रिलेशन है लाइट और कलर से, है ना, कि कोई भी वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देती है, किस कलर की दिखाई देती है, जिस रंग को वह रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। अब इन चारों में अगर आप देखोगे तो विनेगर हो, पानी हो या अल्कोहल, ये तीनों ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी जिन्हें हम कहते हैं, है ना, कि प्रकाश इनमें अगर गुजारते हैं तो दूसरी ओर गुजर जाता है। लेकिन जो दूध है वो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देता है यदि उसे आप लाइट में लाते हैं, व्हाइट लाइट में लाते हैं। तो रीजन है कि ये क्या करती है, ये सफेद रंग को वापस कर देती है। सफेद रंग का मतलब है कि जो सात रंग हैं उन सातों रंगों को ये रिफ्लेक्ट कर देती है। सिंपल सा लॉजिक है। 10वीं का ए क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। विच वन अमोंग द फॉलोइंग वेव्स आर कॉल्ड वेव ऑफ हीट एनर्जी? ये तरंगे लिखी हुई है कुछ, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी जो तरंग है उसे हम ऊष्मा तरंग भी कह सकते हैं, या वेव्स ऑफ हीट एनर्जी। रेडियो तरंग, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड को अवरक्त तरंग बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट जिसे पराबैंगनी, और माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे। तो क्या होगा राइट आंसर?
हीट एनर्जी की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, डी में सही आंसर होगा इंफ्रारेड, बी वाला। क्वेश्चन नंबर है 12, द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली, यानी एक सबसे अच्छा, है ना, और दूसरी तरफ हमें पुअरेस्ट यानी सबसे खराब। ऊष्मा के यहाँ दो दो पेयर दे रखे हैं, तो एक हमें सबसे अच्छा चालक और एक जो खराब चालक होता है वो पहचानना है ना। तो सिल्वर और लेड, जैसे शीशा बोलते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर और गोल्ड। राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट के स्थान पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लिखें तो भी सिल्वर जो है सबसे अच्छी पाई जाने वाली मेटल है, जो कि ऊष्मा की सुचालक होती है। और लेड जो शीशा है वो भी सुचालक होता है, बट कंपैरेटिवली यहाँ हीट की बात की जा रही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, when the particles of a medium are vibrating at right angle to the direction of energy transport, then the wave is, सीधा सा क्वेश्चन है कि तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कणों का विस्थापन जो है वो क्या कहलाता है। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर कोई वेव, कोई तरंग जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है। अब ये जिस भी मीडियम में जाती है, मान लो हवा में जाती है, पानी में जाती है, तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो इस तरंग के संचरण के ठीक राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर, यानी इसके लंबवत, ऊपर और नीचे, है ना, इस दिशा में ये वाइब्रेट होते हैं, इस दिशा में ये कंपन करते हैं। तो अब बताओ कि ये तरंग कौन सी, ये आपको पहचान। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूशनल, साउंड ध्वनि, स्टैंडिंग खड़ी, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, तो बताओ वह तरंग कौन सी है। तो तरंग जो होती है यहाँ पर अगर हम उनके दो नेचर देखते हैं, एक लॉन्गिट्यूशनल देखते हैं और दूसरा देखते हैं ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब हो जाता है कि, इसको कैसे समझाया जाए, देखो इसका मतलब ये हो गया, अनुप्रस्थ तरंग की जब तरंग प्रोपेगेट होती है तो माध्यम के कण लंबवत यानी 90 डिग्री पर वाइब्रेट होते हैं, और जब कोई तरंग ए से बी तक जा रही है, माध्यम के कण इसी डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं, तो उसे हम लॉन्गिट्यूशनल बोलते हैं। लॉन्गिट्यूशनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव, ध्वनि तरंगें इसी तरीके से प्रोपेगेट होती हैं। और प्रकाश वेव की बात करें, प्रकाश लाइट की बात करें, तो वो लंबवत चलता है। तो यहाँ पर लंबवत की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ट्रांसवर्स। खड़ी मत लगा देना, ध्वनि मत लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 40, एज अ वेव ट्रेवल्स इनटू अ मीडियम इन विच इट्स स्पीड इंक्रीज, इट्स वेवलेंथ वुड, यानी किसी माध्यम, कोई भी तरंग जो है वो प्रोपेगेट हो रही है, गति करती है। अब हुआ क्या कि उस माध्यम में उस तरंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो उसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ में तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। कोई भी तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसकी वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेवलेंथ क्या होती है, मान लो एक कोई तरंग है, ऐसे प्रोपेगेट होती है, चलती है। वेवलेंथ का मतलब है, तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी, दो शीर्ष के बीच की जो दूरी है वो, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा है और ये डिस्टेंस मान लो कम हो जाए, अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो वो बड़ी तेज गति से चलेगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो धीमे चलेगी।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माध्यम में गति करती हुई जो तरंग की वो क्या होगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। अगला, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल्ड एंड इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स वेवलेंथ इज। यदि किसी तरंग की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डबल, यानी उसकी आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए और उसकी गति स्थिर रहे, तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। एक चौथाई हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या डबल हो जाएगी। तो इसका कैलकुलेशन से जब आप निकालोगे आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर है 16। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, इनको ऐसा मत समझ लेना कि अरे इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल इसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ फिर परेशानी होगी, क्योंकि अभी तो पढ़ा नहीं, समय है, बाद में फिर क्या होगा। नेक्स्ट है इको साउंड। इको साउंड जो रहती है उसको सुनने के लिए श्रोता यानी सोर्स, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टर के बीच कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट जो है ये क्या है, सोर्स है, और दूसरी तरफ सामने कोई पहाड़ है या पर्वत है, ये बी पॉइंट जो है ये है रिफ्लेक्टर। इको साउंड होता क्यों है कि जब कोई साउंड आप जैसे बोलते हैं तो आपकी आवाज यानी साउंड वेव पहले ट्रेवल करते हुए वहां तक जाती है, देन उससे टकरा करके और फिर ये वापस आती है, तभी आपको इको साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी हो जब हमें इको साउंड सुनाई देगा, यानी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि कम से कम श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में डिस्टेंस जो है 17 मीटर होना चाहिए। रीजन है कि जब आप बोलते हैं तो हमारे जो कान के पर्दे हैं उस पर साउंड वेव के कंपन जो है 0.01 सेकेंड तक रहते हैं। 0.01 सेकेंड के अंदर यदि कोई साउंड फिर से आपको सुनाई देगी तो वो आपको गूंजती हुई नहीं सुनाई देगी, एक ही बार सुन के खत्म हो जाएगी। 0.01 सेकेंड के बाद यदि कोई साउंड आती है तो आपको दूसरी बार सुनाई देगी। जब आप यहाँ से बोलते हैं तो बोलने पर पहले तो आपकी ही आवाज आपके कान के पर्दे पर पहुंच जाती है, 0.01 सेकेंड में आप एक बार सुन लेते हैं, लेकिन साउंड जो है चारों तरफ फैलती है। तो आपने जब बोला तो वो आवाज सीधी भी जा रही थी, सीधी जा करके किसी ऐसी सतह से टकराई जहां से वह आवाज टकरा कर वापस आती है। अब टकराने और आपके वापस आने के बीच में 0.01 सेकेंड से ज्यादा समय होगा। तो वो कैसे होता है, साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 332 मीटर जाती है। एक सेकेंड में कितनी ट्रेवल करती है दूरी, 332 मीटर। तो 0.01 सेकेंड में कितनी करेगी ये आप निकाल सकते हो ना, 33.2 मीटर। यानी कि राउंड फिगर हम क्या कर लें, 34 मीटर कर लें। यहाँ से साउंड का जाना और वापस आना कम से कम 34 मीटर की दूरी तय की हो, तो एक साइड से गई 17 मीटर, उतनी दूरी फिर ट्रेवल की, तो कितने हो गए 34। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस क्या पूछी जा रही है, वो कितनी हो जाएगी 17 मीटर। नहीं समझ में आए तो रट लेना 17 मीटर, अदरवाइज ये मैथमेटिक्स है। व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, यानी यहाँ पर ध्वनि तरंगें कहाँ प्रवाहित हो रही हैं, कौन से माध्यम में, हवा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, द एयर पार्टिकल्स, तो हवा के कण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वाइब्रेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा में हवा के कण वाइब्रेट होंगे, कंपन करने लगेंगे। दूसरा, वाइब्रेट बट नॉट इन एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, हवा के कण कंपन तो करेंगे बट किसी निश्चित दिशा में नहीं करेंगे, जहां उनका मन डोलेगा तन डोलेगा उधर कंपन करेंगे। सी, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये परपेंडिकुलर याद है ना, गैंग ऑफ वासेपुर में हुआ करता था परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तरंग ऐसे चल रही है 90 डिग्री, यानी ठीक ऊपर नीचे ऐसे, उसके लंबवत कंपन करेंगे। और यहाँ लिखा है डू नॉट वाइब्रेट, कोई कंपन नहीं होगा।
तो अभी हमने देखा था कि साउंड वेव जब ट्रेवल करती है यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाती है, तो साउंड वेव के जाने की वजह से माध्यम के कण जो हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, और इस नेचर को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूशनल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उस तरफ यानी उसी डायरेक्शन में कंपन की बात की जा रही है ना, ये जो है वही हमारा एकमात्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइट वेव के साथ होगा। किसी तरंग का आयाम होता है एम्पलीट्यूड। स्टार्टिंग का पहला प्रश्न ही इसी से संबंधित था। द डिस्टेंस द वेव मूव्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम आयाम कहते हैं। दूसरा, द डिस्टेंस द वेव मूव्स इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक आवर्त काल में तय की गई दूरी को आयाम कहते हैं। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। माध्य के दोनों ओर माध्य के कणों का अधिकतम विस्थापन। और चौथा है, डिस्टेंस इक्वल टू वन वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के समान दूरी। एम्पलीट्यूड, कोई भी वेव जो है वो ट्रेवल करती है, तरंग लहराते हुए चलती है ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे जो लहराते हुए ये चलती है, तो माध्य का मतलब क्या हो गया, ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन जो इसके बीचों बीच खींची जाती है। अब इस काल्पनिक इमेजिनरी लाइन के ऊपर कितना अधिकतम वाइब्रेशन होता है माध्यम के कणों का, कितना नीचे वाइब्रेशन होता है माध्यम के कणों का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इतना नहीं कि यहाँ हिस्से पर या इस हिस्से को आप काउंट कर लेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ जितनी अधिकतम दूरी तय कर लेते हैं उसे हम एम्पलीट्यूड, आयाम या लेटर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर है 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इनमें से कौन सा गुण धर्म या कौन सी प्रॉपर्टी जो है ये म्यूजिकल साउंड यानी संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तारत्व, पिच, वेवलेंथ, क्वालिटी, तीव्रता। बताइए भाई, इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर, संगीत वाद्य यंत्र की है, तो संगीत वाद्य यंत्र जो है, चाहे आप गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, फ्लूट, कुछ भी, तो तारत्व का मतलब होता है उस आवाज का भारी या पतला, ग्रेव या सरिलनेस की बात करते हैं कि कितनी भारी आवाज है और कितनी पतली सुरीली आवाज है ना। बारात में तो आप गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि वो एक बड़े से दो भोंपू लगा लेते थे। भोंपू यानी बड़ा वाला बाजा। बड़े वाले बाजे की आवाज जो है वो भारी रहती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसका तारत्व से संबंध है। ठीक, और छोटे वाले बाजे की आवाज जो है उसकी आवाज पतली रहती थी। तो ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक गुण है, विशेष गुण है। गुणता की बात करते हैं, गुणता क्वालिटी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप किसी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज को जज कर पाते हो कि ये गिटार की साउंड है, ये केसियो की साउंड है, ये सिंथेसाइजर की साउंड है, तो ये गुणता से संबंधित। लाउडनेस यानी धीमा या तेज होना, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का गुण है। वेवलेंथ को यहाँ हम अलग कर देंगे, इन तीनों के कंपैरेटिवली ये यहाँ फिट नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि हाँ वेवलेंथ जरूर उसमें साउंड वेव में काम करता है, बट जरूरी थोड़ी कि सिर्फ साउंड में काम करता होगा। वो तो किसी भी प्रकार की वेव होगी उसमें भी वेवलेंथ होता है, मगर ये पिच हुआ, क्वालिटी हुआ, लाउडनेस हुआ, ये दूसरे प्रकार की वेव में काम नहीं करता, ये सिर्फ साउंड वेव से संबंधित है। तो यहाँ कौन सा गुण नहीं है, बी नहीं है, बाकी तो सब है। क्वेश्चन नंबर है 20। द फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, यानी मानवीय कान जिस आवृत्ति को, जिस ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को सुनने में असमर्थ है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज और 50,000 हर्ट्ज। तो मानवीय कान जो है वो सीमित है, लिमिटेड है कि वो उनकी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा वो नहीं सुन सकते। इन चार में से जो इसके दायरे में नहीं आता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
50 हर्ट्ज आता है, इसको हटा दो, 500 भी आता है, 5,000 भी आता है, लेकिन 50,000 नहीं आता है। तो 50,000 जो है वो हटा देंगे। ठीक है ना पंकज शर्मा जी, राम राम। क्लियर हो गया ये? बड़ा आसान से सवाल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं थी। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। Which of the following will remain unchanged when a sound wave travels in air or in water? देखो, ध्वनि तरंग हवा या पानी में गति करती है, तो इनमें से क्या, कौन सा पैरामीटर है जो अपरिवर्तित रहता है, यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है? Which of following will remain unchanged? अगर ध्वनि तरंग हवा या पानी में, आयाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वेवलेंथ में नहीं आता है, आवृत्ति में नहीं आता है, या उसकी गति में नहीं आता है, राइट आंसर क्या होगा? बता सकते हैं आप में से? तो देखो, अनचेंज्ड। अगर साउंड वेव के बारे में हम ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो ध्वनि, वो ठोस सॉलिड जो रहेगा उसमें सबसे स्पीड से, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम, और वैक्यूम में तो ये समाप्त हो जाती है, यानी हमें सुनना ही बंद कर देते हैं ना। ठीक है ना? तो ठोस, द्रव और गैस में जो बदलाव आ रहा है वो किस में आ रहा है? साउंड में। कौन से फैक्टर में यहाँ पर चेंज आ रहा है? तो वहां पर स्पीड में आ रहा है, गति भी बदल जाती है। जैसे हवा में इसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो चेंज है, वेरिएबल है, इसको हटा दो। अब क्या बचा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? आवृत्ति क्या होती है? तो पर सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, है ना। तो पर सेकंड होने वाले जो कंपन है उनमें यहाँ बदलाव नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली सी जो है वो राइट आंसर है, बाकी सब इसमें चेंज हो जाते हैं। मैं इसके बारे में फिर यही कहूंगा, एक बार रीचेक और कर लेना। साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ, यानी ध्वनि और प्रकाश के संबंध में, दोनों के संबंध में इन चार में से कुछ फिट करना है। उसके पहले इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वो भी देख पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको रेगुलर क्लासेस जो हैं वो निःशुल्क वाली यहाँ पर मिल जाती हैं, और महत्वपूर्ण क्लासेस रहती हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा के संबंध में हो, चाहे वो पीटी के संबंध में हो, चाहे वो स्ट्रेटजी के संबंध में हो, कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में। प्लस जो वेबसाइट यहाँ पर आपको नीचे दिख रही है, इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग क्विज मिल जाती है, उन क्विज को आप लगा सकते हो। आपको सिलेबस की जानकारी, इसमें करंट अफेयर की जानकारी, वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। जैसे ये करंट अफेयर वाले सेक्शन पे आप जाते हो, डेली अपडेट्स जो है मिल जाते हैं। अभी 4 जुलाई तक का आपको मिल जाएगा, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, दोनों प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, है ना। पेन पेंटर जो अवार्ड 2023 के लिए दिए गए, वो किसको दिए गए ना? धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी 3 जुलाई को। क्यों मनाया गया, इसके पीछे कारण क्या है? ई सारे साइरस मोबाइल ऐप जो है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लेकर के आ रहे हैं? ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को लेकर। तो जो हिंदी में लिखा है एज इट, उसका आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट हो जाती है। इवन आप यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, पॉलिटी जो प्रीलिम्स के लिए पूछी जाती है, वो आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे आप ले सकते हो। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ इस सेक्शन में जाओगे तो वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नोट्स डाउनलोड करने का। स्टडी मटेरियल में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, या सैम्पल नोट्स वाले सेक्शन में क्लिक करते हो तो जब यहाँ जाते हो तो ये डाउनलोड सेक्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, सॉरी 22 का तो अभी आंसर बताया नहीं, 23 पे मूव कर गए।
तो साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ क्या हैव सिमिलर वेवलेंथ, यानी इनमें तरंग दैर्ध्य समान होती है। ऑवे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग के समान होती हैं। ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दोनों निर्वात में गमन कर। तो सी और डी तो काट दो, निर्वात में दोनों नहीं चलते हैं, ध्वनि और प्रकाश। ध्वनि तो नहीं चलती है ना, प्रकाश चलता है, तो ये फिट नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग, भाई एक का नेचर अनुदैर्ध्य है, दूसरे का अनुप्रस्थ है, तो दूसरा भी हटा दो। अब बचा क्या? अब ये दो बचते हैं, तो दोनों में क्या लिखा है? समान तरंग है, दोनों की वेवलेंथ समान नहीं होती है, ये भी हटा। परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है चिकनी सतह से, इको साउंड उसका एग्जाम्पल है, और प्रकाश तो रिफ्लेक्ट होता ही है। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23, द टेक्निक यूज्ड बाई बैट्स टू फाइंड देयर वे और टू लोकेट फूड। चमगादड़ अपना रास्ता और भोजन जिस तकनीक से तय करते हैं, बनाते हैं, उस तकनीक को हम किस नाम से जानते हैं? सोनार, राडार, इकोलोकेशन और फ्लैपिंग। चमगादड़ जिस तकनीक से अपना रास्ता तय करते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे? तो यहाँ पर नाम आता है इकोलोकेशन। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल टू मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगों का। मैकेनिकल वेव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रेडियो, लाइट, इंफ्रारेड और साउंड वेव। मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें वे होती हैं जो यांत्रिक गतिविधि की वजह से उत्पन्न होती हैं। जैसे आप ताली बजाते हैं, ये यांत्रिक एक्टिविटी है। साउंड वेव, साउंड वेव ध्वनि तरंग। Which of the following quantities is transferred during wave propagation? तरंग संचरण में क्या स्थानांतरित होता है? अगर कोई तरंग है, वेव है, तो वो किस चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाती है, ये हमें बताना। स्पीड, मास, मैटर, ऊर्जा। तो यहाँ पर ऊर्जा आएगा, ऊर्जा को वो स्थानांतरित करती है। और ऊर्जा जो है E इक्वल टू mc² के हिसाब से ये कन्वर्टिबल है, ये मास में भी कन्वर्ट हो जाती है, बट यहाँ राइट आंसर जो है डी आएगा। यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज, तरंग दैर्ध्य की इकाई इनमें से क्या होगी? न्यूटन, अर्ग, डाइन, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, तो एंगस्ट्रॉम में से मेजर करते हैं, मापते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय। लाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये जो है, ये किससे निकलता है या किससे प्राप्त होता है ना? प्रकाश का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी वे वस्तुएं जिन्हें प्रदीप्त कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शक वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक का मतलब है अपारदर्शक, जिनमें से होकर के प्रकाश दूसरी ओर नहीं गुजरता है। जैसे कोई भी दीवार जो कंक्रीट से बनी है। अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस वे वस्तुएं होती हैं जिनमें अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन प्रकाश डाले जाने पर वो दिखाई देती हैं। मैं आप कोई भी वस्तु अगर उजाले में है तो दिखती है, इनमें खुद की कोई लाइट नहीं होती, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। जिनकी लाइट ही नहीं है तो लाइट कहाँ से प्रोड्यूस करेंगी? ये भी गलत, ये भी गलत। पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट वो वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश अगर हम पास करें, गुजारें, तो दूसरी ओर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं? जैसे पानी हो गया, ठीक है, कांच, गिलास हो गया। और प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है, चाहे वो आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे घर में लगी हुई एलईडी हो, चाहे सूर्य हो, स्टार हो, जलती हुई आग हो। ये सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रकाश निकलता है। ए इज द राइट आंसर। The phenomena by which the incident light falling on a surface is sent back into the same medium is known। यानी वह घटना कि जब क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट का मतलब है आपतित किरण, आने वाली किरण। फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ से ये लाइट आ रही थी और ये टकरा करके फिर वापस लौट गई,
उसी मीडियम में, यानी ये एयर में थी, हवा में थी, हवा में ही वापस लौट गई, तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? पोलराइजेशन, ध्रुवण। पोलराइजेशन वह घटना होती है जहां पर जो प्रकाश है, प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ हैं, यानी कि ये प्रत्येक डायरेक्शन में मीडियम के जो कण हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं। अब इन वाइब्रेशन को सभी तलों पर, यानी सारी सरफेस पर होने वाले वाइब्रेशन को हम रोक करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बना दें, तो ऐसे प्रकाश को हम पोलराइज्ड कहते हैं और इसको अनपोलराइज्ड कहते हैं। तो इसका इससे कोई संबंध, हटाओ। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश टकराया किसी वस्तु से, टकराने के बाद वह उसके अंदर चला गया, तो वो अपवर्तन है। यहाँ ये बात ही नहीं की जा रही, यहाँ तो ये बोल रहे हैं वापस चला गया, तो वापस चला गया यानी अपवर्तन हुआ नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, इसको हटा दो। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषित कर लेना, वो भी नहीं होता। वापस लौटने का मतलब है रिफ्लेक्शन, इसको हम परावर्तन कहते हैं। The image formed by a plane mirror is always, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव या हमेशा कैसा होता है? रियल एंड डायरेक्ट यानी कि वास्तविक और सीधा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी आभासी और सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक है लेकिन उल्टा है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड आभासी है लेकिन उल्टा है। तो जब कभी समतल दर्पण की बात करते हैं, वह मिरर जिसमें आप अपने आप को रोज निहारते हैं, तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब, आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? तो अगर आप किसी मिरर के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो, तो नेचुरल है कि आप मिरर में अपने आप को सीधा ही देख पाते हैं, यानी आपका सर ऊपर है, मिरर में जो बंदा है या जो बंदी है उसका सर भी ऊपर है, पैर नीचे है तो उसकी, तो इसका मतलब है कि बनने वाली इमेज तो सीधी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डाउट किस बात को लेकर है कि रियल है या वर्चुअल है? तो भाई आप तो इधर खड़े हो, इमेज मिरर के पीछे बन रही है, अगर आप रियल हो, आपकी इमेज भी रियल हो जाएगी तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी, घोस्ट घटना हो जाएगी। तो वो इमेज जो है वो कैसी होती है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? वह आभासी होती है। आभासी और रियल इमेज का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? ऐसी इमेज जिसका आप प्रिंट आउट ले सको, उसे हम रियल बोलते हैं। तो बी जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड, यानी किसी गोले का केंद्र जिसमें से गोलीय दर्पण बनाए गए हों उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, जैसे कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स हो गया, अवतल या उत्तल दर्पण। एक गोला है खोखला, हॉलो स्फीयर, ठीक है, इसका ये सेंटर है। अब इसके मान लेते हैं इस हिस्से को, मैं ठीक से नहीं बना पाया, बट ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल लिया। ये जो हिस्सा है इसे ही साफ कर दिया। ये कैसे मार्ट साहब है? ये मार्ट साहब ठीक नहीं कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा निकाल दिया, मान लो यहाँ निकाल लिया। अब क्या किया कि बाहर साइड में पॉलिश कर दी, तो ये मिरर बन जाएगा ना। या इस वाले हिस्से को निकाल लिया ऐसे और इसमें अंदर साइड पॉलिश कर दी, तो ये भी मिरर बन जाएगा। तो ये जो गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं, किसी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? यानी ये और ये, यानी इस सब का सेंटर तो यही था, तो ये सेंटर क्या कहलाता है? प्रश्न ये है। इसे वर्टेक्स बोलेंगे, इसे पोल बोलेंगे, इसे फोकस बोलेंगे, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोकस यानी कि जैसे ये मिरर बना, तो इस मिरर पे जब प्रकाश टकराएगा, टकरा कर ये इसे वापस किसी पॉइंट पर मिला देगा, वो फोकस होता है, जो कि ये नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसा खोखला गोला जिसमें से काट करके कोई दर्पण बनाए जाते हैं, तो उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ना उसका फोकस है, पोल है, ना वर्टेक्स है। आज की ये महत्वपूर्ण क्लास, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे साइंस के, कंप्लीट करते हैं। कल ठीक किस टाइम पर शुरू करेंगे? ठीक 9 PM पर, 9 PM पर। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 MCQ, यही जनरल साइंस के आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।